रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं ना, वो केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग की दुनिया हमेशा के लिए एक ऐसा मोड़ ले रही है जिसकी कल्पना भी कुछ साल पहले तक पूरी तरह से असंभव लगती थी। हाँ, एक ऐसा समय है जब हमारी दशकों पुरानी मान्यताएं हमारी आंखों के सामने टूट रही हैं। सही कहा। और आज की ये चर्चा विशेष रूप से उन सभी के लिए है जो तकनीक से जुड़े हैं या किसी भी रूप में तकनीक के इर्द गिर्द काम करते हैं। और आज की पुस्तक वाइब कोडिंग, बिल्डिंग प्रोडक्शन ग्रेड सॉफ्टवेयर विद जेन एआई, चैट, एजेंट्स एंड बियॉन्ड, जिसके लेखक जीन किम और स्टीव येगे हैं, ठीक इसी विशाल बदलाव को केंद्र में रखती है। तो ये पुस्तक सिर्फ कुछ सिद्धांतों या थ्योरी का संकलन नहीं है। जी नहीं, ये उन अग्रिम मोर्चे के लोगों के वास्तविक अनुभवों का निचोड़ है जिन्होंने इस नई दुनिया में पहले ही कदम रख दिया है। बहुत खूब। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत करने के लिए मुझे डॉक्टर एरिक मीजियर के एक बहुत ही चौंकाने वाले उद्धरण का जिक्र करना जरूरी लगता है। वे कंप्यूटर साइंस की दुनिया के एक बड़े विजनरी माने जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मीजियर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने 2024 में बड़े ही उत्साह के साथ एक बात कही थी कि हाथ से कोड लिखने के दिन खत्म हो रहे हैं। ये बयान मतलब अपने आप में किसी भूकंप से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन विजुअल बेसिक, सी शार्प और हैस्केल जैसी जटिल प्रोग्रामिंग भाषाओं को डिजाइन करने और उन्हें आकार देने में लगा दिया। हाँ, और वही इंसान खुद कह रहा है कि अब एक एक लाइन टाइप करके कोडिंग करने का युग समाप्त हो रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जनरेटिव एआई किस तरह से इंसानों द्वारा सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे विज्ञान को बुनियादी तौर पर बदल रहा है। एकदम सही। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये वाइब कोडिंग असल में है क्या? मैंने पढ़ा था कि ये शब्द पहली बार प्रसिद्ध एआई रिसर्चर डॉक्टर आंद्रेज कार्पेथी ने इस्तेमाल किया था। तो क्या ये सिर्फ एआई से बातें करने जैसा है? काफी हद तक हाँ। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो वाइब कोडिंग का मतलब है अपनी आम बोलचाल की भाषा का उपयोग करके एआई को निर्देश देना कि वो सॉफ्टवेयर का कोड लिखे। यानी नेचुरल लैंग्वेज का उपयोग करना। बिल्कुल। इसमें डेवलपर को कीबोर्ड पर बैठकर घंटों तक कोड का एक एक शब्द या सिंटैक्स टाइप नहीं करना पड़ता। तो फिर काम कैसे होता है? इसके बजाय डेवलपर एआई को बताता है कि उसे क्या चाहिए, फिर एआई कोड लिखता है और डेवलपर उस कोड को देखकर एआई को फीडबैक देता है। अच्छा। ये लगातार बातचीत और सुधार की एक प्रक्रिया है। डेवलपर अब एक टाइपिस्ट नहीं रहा, बल्कि वो एक निर्देशक या डायरेक्टर बन गया है। ये तो सच में काम करने के तरीके को पूरी तरह पलट देता है। मैंने ये भी देखा कि इस पुस्तक की प्रस्तावना एंथ्रोपिक के सीईओ और सह संस्थापक डारियो अमोदेई ने लिखी है। हाँ, और एंथ्रोपिक आज के समय में एआई की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। बिल्कुल। डारियो अमोदेई का इस पुस्तक से जुड़ना इस विषय की गंभीरता को 10 गुना बढ़ा देता है। डारियो अपने प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं कि वाइब कोडिंग शब्द सुनने में शायद थोड़ा मजाकिया या कैजुअल लग सकता है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो डारियो का मानना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो बदलाव हम आज देख रहे हैं वो केवल एक शुरुआत है। केवल एक शुरुआत? जी, ये इस बात का एक प्रमुख संकेतक है, एक लीडिंग इंडिकेटर है कि भविष्य में एआई पूरी दुनिया के श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट को कैसे प्रभावित करेगा। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जहां एआई का परीक्षण करना सबसे आसान है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल दुनिया तक सीमित है। बिल्कुल, यहाँ भौतिक दुनिया की बाधाएं नहीं हैं। हाँ, या चिकित्सा क्षेत्र जैसे कड़े नियम और खतरे नहीं हैं, जहां एक गलती से किसी की जान जा सकती है। सही कहा। इसलिए आज कोडिंग की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो असल में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य का एक ट्रेलर है। ये कोई मजाक नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर और क्रांतिकारी बदलाव है जो हर तरह के काम को प्रभावित करेगा। एकदम सही विश्लेषण है। अब इस पूरी रूपरेखा के बाद एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि ये पुस्तक असल में किसके लिए है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जब हम प्रोडक्शन ग्रेड सॉफ्टवेयर या कोडिंग की किताबों की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की छवि आती है, जो स्क्रीन के सामने बैठकर जटिल गणितीय समस्याएं सुलझा रहे हों। बिल्कुल। लेकिन ये पुस्तक स्पष्ट रूप से इस धारणा को तोड़ती है।
हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि ये उन लोगों के लिए भी हैं जो मान चुके थे कि उनके कोडिंग के दिन अब लद गए हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो खुद इस पुस्तक के सहलेखक जीन किम की कहानी है। क्या आप उस कहानी पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? वो कहानी सच में प्रेरणादायक है। जीन किम ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने लगभग 20 सालों से हाथों से कोई गंभीर कोडिंग नहीं की थी। 20 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, उन्हें लगने लगा था कि उनके प्रोग्रामिंग के बेहतरीन दिन बहुत पीछे छूट गए हैं और अब वे कभी उस दुनिया में वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन फिर जनरेटिव एआई आ गया। बिल्कुल, जनरेटिव एआई की मदद से उन्होंने फिर से कोडिंग शुरू की और जो काम पहले हफ्तों की मेहनत मांगते थे, वे काम उन्होंने एक छोटे से वीकेंड में पूरे कर लिए। वाह, ये तो कमाल है। इसी तरह सॉफ्टवेयर की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम केंट बेक ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं। उनका कहना है कि दशकों बाद वे पहली बार रात के 3 बजे तक जाकर कोडिंग कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे वे फिर से युवा हो गए हों। एकदम। ये सुनना बहुत सुखद है कि कैसे तकनीक लोगों को उनका खोया हुआ जुनून वापस दे रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ पुराने डेवलपर्स की वापसी की कहानी है? उन लोगों का क्या जिन्हें तकनीकी ज्ञान बिल्कुल नहीं है? यही इस पूरी क्रांति का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये छात्रों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हर नई नौकरी में एआई का उपयोग अनिवार्य होने वाला है। हाँ, और इसके अलावा ये प्रोडक्ट ओनर्स के लिए एक वरदान है। बिल्कुल। पहले एक प्रोडक्ट ओनर को कोई भी नया विचार टेस्ट करने के लिए इंजीनियरिंग टीम पर निर्भर रहना पड़ता था, महीनों इंतजार करना पड़ता था। और अब वे अपने विचारों का पहला प्रोटोटाइप खुद बना सकते हैं। और मुझे याद है इस किताब में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है जो टेक एडजेसेंट भूमिकाओं वाले लोगों के लिए है। यानी ऐसे लोग जो तकनीकी कंपनियों में तो हैं, लेकिन उनका काम कोडिंग करना नहीं है। हाँ, जैसे फाइनेंस, एचआर या सेल्स वाले लोग। किताब में सोर्सक्राफ्ट नाम की कंपनी के फाइनेंस वीपी का जिक्र है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। यह व्यक्ति इंजीनियरिंग टीम का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने एआई एजेंट्स का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया कि एक ही हफ्ते में उसने इतना कोड लिख दिया कि वो पूरी कंपनी के कोडिंग लीडर बोर्ड में टॉप पर पहुंच गया। सोचिए, एक फाइनेंस का अधिकारी जिसका रोजमर्रा का काम स्प्रेडशीट और बैलेंस शीट देखना है, वो एक टेक कंपनी के सबसे अनुभवी इंजीनियरों को पीछे छोड़ रहा है। यह घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि वाइब कोडिंग कितनी व्यवहारिक है। सही कहा। ये तकनीक अब कोडिंग को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों से निकालकर हर उस इंसान के हाथों में दे रही है जिसके पास कोई समस्या सुलझाने की इच्छा है। ये सच में दिमाग को झंझोर देने वाला है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं और सीधे उन मुख्य शिक्षाओं पर चलते हैं जो इस किताब से मिलती हैं। बिल्कुल। अगर हम इन शिक्षाओं को क्रमबद्ध करें तो पहली महत्वपूर्ण सीख क्या होगी? मैंने नोट्स में एक अजीब सा शब्द देखा था, फाफो फ्रेमवर्क। ये क्या है? पहली मुख्य शिक्षा यही फाफो फ्रेमवर्क है। यह असल में वाइब कोडिंग से मिलने वाले महाशक्तियों को 5 अलग-अलग आयामों में बांटकर समझाता है। FAAFO? जी, इसका हर एक अक्षर एक विशेष फायदे को दर्शाता है। फास्ट, एम्बिशियस, ऑटोनॉमस, फन और ऑप्शनैलिटी। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है फास्ट यानी गति। इसका कोई वास्तविक उदाहरण? जीन किम का ही एक और अनुभव लेते हैं। उन्हें एक बार YouTube के वीडियो स्क्रीनशॉट से ये निकालना था कि वो स्क्रीनशॉट वीडियो के किस प्लेबैक टाइम का है। सामान्य रूप से इसके लिए तो काफी रिसर्च करनी पड़ती। बिल्कुल, ऐसी ग्राफिक्स लाइब्रेरीज ढूंढनी पड़ती जिनके बारे में शायद डेवलपर ने कभी सुना भी न हो, और फिर कोड लिखना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया? जीन ने बस एआई को वो स्क्रीनशॉट दिया और अपनी प्राकृतिक भाषा में निर्देश दिया कि उन्हें क्या चाहिए। और एआई ने कर दिया? एआई ने तुरंत उन अनजान लाइब्रेरीज का उपयोग करके एक पूरा काम करने वाला कोड लिख दिया। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा टूल मात्र 47 मिनट में बनकर तैयार हो गया। 47 मिनट? बाप रे! जो काम शायद एक पूरे हफ्ते का सिरदर्द बन सकता था, हाँ। और एकदम सही काम कर रहा था। इसके बाद दूसरा अक्षर है ए यानी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। बिल्कुल, इस अप्रत्याशित गति के कारण ही महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। जब कोई काम करने में हफ्तों के बजाय मिनट लगते हैं, तो लोग अब ऐसी बड़ी और असंभव सी लगने वाली परियोजनाओं को हाथ में लेने से नहीं डरते, जिन्हें वे पहले समय की कमी के कारण छोड़ दिया करते थे। सही कहा। और इसके तुरंत बाद आता है दूसरा ए, ऑटोनॉमस यानी स्वायत्तता। स्वायत्तता से मतलब है कि अब एक इंसान पूरी की पूरी टीम का काम अकेले कर सकता है। हाँ, पहले बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग विशेषज्ञों की जरूरत होती थी,
बैकएंड के लिए अलग व्यक्ति, फ्रंट एंड के लिए अलग। जिसके कारण बहुत सारा समय केवल मीटिंग्स और समन्वय में बर्बाद होता था कि कौन सा काम कब होगा। एकदम। अब एक अकेला व्यक्ति एआई की मदद से बिना किसी का इंतजार किए एंड टू एंड काम खत्म कर सकता है। इसके बाद एफ से आता है फन, यानी मजा। और मुझे लगता है कि ये बहुत अंडररेटेड चीज है। कैसे? एक डेवलपर के रूप में अक्सर सारा दिन सिंटैक्स की छोटी छोटी गलतियों, जैसे कोई सेमीकोलन छूट जाने पर उसे ढूंढने में निकल जाता था। ये बहुत ही उबाऊ और निराशाजनक होता था। यही कारण है कि डेवलपर्स अब फिर से कोडिंग का आनंद ले रहे हैं। किताब में एडिडास कंपनी का एक शानदार डेटा दिया गया है। अच्छा। जब एडिडास के लगभग 700 डेवलपर्स ने अपने काम में एआई टूल्स का उपयोग करना शुरू किया, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके हैप्पी टाइम में 50% की भारी वृद्धि हुई है। 50%? हाँ, क्योंकि एआई वो सारे उबाऊ काम कर रहा है और इंसान केवल समस्या सुलझाने के मजेदार हिस्से पर ध्यान दे रहा है। और अंत में ओ, यानी ऑप्शनैलिटी, विकल्प। ये मुझे थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका क्या महत्व है? इसे ऐसे समझें, पारंपरिक कोडिंग में अगर सामने कोई समस्या है तो डेवलपर एक समाधान चुनता था और उसी पर काम करता था। क्योंकि एक साथ 3 अलग-अलग समाधानों का कोड लिखना बहुत महंगा और समय लेने वाला होता था। बिल्कुल, लेकिन वाइब कोडिंग में एआई से कहा जा सकता है कि मुझे इस समस्या के 3 अलग-अलग समाधान लिख कर दो। फिर तीनों का परीक्षण किया जा सकता है। और जो सबसे अच्छा काम करे उसे चुना जा सकता है। ये विकल्प की आजादी पहले कभी नहीं थी। ये फाफो फ्रेमवर्क सच में इस पूरी क्रांति का निचोड़ है। अब अगर हम दूसरी महत्वपूर्ण सीख की ओर बढ़ें, तो लेखकों ने एक बहुत ही दिलचस्प रूपक का इस्तेमाल किया है। हाँ, दूसरी मुख्य शिक्षा है किचन ब्रिगेड का रूपक। उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तुलना एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट के रसोईघर से की है। इस नई दुनिया को समझने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। इस रूपक में एक डेवलपर अब एग्जीक्यूटिव शेफ यानी मुख्य रसोइया की भूमिका में आ गया है। एग्जीक्यूटिव शेफ खुद जाकर प्याज या टमाटर नहीं काटता। बिल्कुल नहीं। उसका काम ये तय करना है कि मेन्यू क्या होगा, डिश का स्वाद कैसा होना चाहिए और किचन का पूरा विजन क्या है। और एआई उस किचन का सूस शेफ या सहायक रसोइया और बाकी का स्टाफ है। सही कहा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये एआई रूपी सहायक बिजली की गति से काम करते हैं। ये कभी सोते नहीं है और सबसे बड़ी बात, इन्हें दुनिया की हर एक कुकबुक मुंह ज़बानी याद है। यानी दुनिया की हर प्रोग्रामिंग भाषा और हर लाइब्रेरी का ज्ञान इनके पास है। लेकिन एक सवाल है, क्या एक नया या जूनियर डेवलपर सच में इतनी जल्दी एग्जीक्यूटिव शेफ की जिम्मेदारी संभाल सकता है? क्या ये इतना आसान है? यहीं पर इस रूपक का सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर हिस्सा सामने आता है। वो क्या? ये एआई सहायक तेज और ज्ञानी तो है, लेकिन इसमें सामान्य बुद्धि यानी कॉमन सेंस की कमी होती है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, किचन के अंदर चाहे जो भी काम करे, जब वो डिश किचन से बाहर जाकर ग्राहक तक पहुंचती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल उस मुख्य शेफ की होती है। एकदम सही। मिशेलिन स्टार इंसान की प्रतिष्ठा के दांव पर लगे हैं, एआई के नहीं। अगर सॉफ्टवेयर क्रैश होता है तो कोई भी डेवलपर ये कहकर नहीं बच सकता कि ये गलती मेरे एआई ने की है। ये बहुत ही डरावना सच है। और इसी से हम अपनी तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा पर आते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, डार्क साइड और चेतावनियां। क्योंकि ये सब जादुई बातें सुनकर ऐसा लगता है कि एआई के साथ काम करना हमेशा एक हसीन सपना है। लेकिन मैंने नोट्स में कुछ ऐसी कहानियां भी पढ़ी जो किसी डरावने सपने जैसी हैं। एआई हमेशा वो नहीं करता जो हम चाहते हैं। इस किताब का एक पूरा हिस्सा इन चेतावनियों को समर्पित है। सबसे पहली डरावनी कहानी है द वैनिशिंग रिपॉजिटरी। ये खुद स्टीव येगी की कहानी है। स्टीव एक गेम बना रहे थे और एक रात वे बहुत देर तक एआई के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने एआई को कुछ कोड साफ करने का निर्देश दिया। और फिर क्या हुआ? अचानक उन्होंने देखा कि उनके गेम का टाइपस्क्रिप्ट क्लाइंट कोड, जो उस पूरे गेम का मुख्य ढांचा था और जिसमें लगभग 10,000 लाइन का कोड था, गायब हो गया। 10,000 लाइन का कोड गायब? ये तो किसी भी डेवलपर को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है। हाँ? ऐसा कैसे हुआ? एआई ने अनजाने में सफाई करते वक्त गिटहब की उन ब्रांचों को ही डिलीट कर दिया था जिनमें ये महत्वपूर्ण कोड रखा हुआ था। अगर आसान भाषा में समझें तो ब्रांच एक तरह का सुरक्षित फोल्डर या सेव्ड वर्जन होता है, जहां डेवलपर्स अपना काम सुरक्षित रखते हैं ताकि मुख्य कोड खराब ना हो। सही कहा। एआई ने केवल स्टीव के लोकल कंप्यूटर से ही नहीं, बल्कि इंटरनेट के रिमोट सर्वर से भी उन ब्रांचों को हमेशा के लिए मिटा दिया। स्टीव को उस पल ऐसा लगा होगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। किस्मत बहुत अच्छी थी
कि स्टीव के कंप्यूटर पर एक पुराना टर्मिनल या कमांड विंडो खुला रह गया था, जिसकी मेमोरी से वे उस कोड को वापस ला पाए, वरना हफ्तों की मेहनत राख हो चुकी थी। बाप रे, ये कहानी सुन के तो पसीना आ जाए। और एक और कहानी का जिक्र है जिसे द कार्डबोर्ड मफिन कहा गया है। ये क्या था? ये एआई के एक अलग तरह के खतरे को दिखाती है, एआई का झूठ बोलना। झूठ बोलना? हाँ, स्टीव ने अपने कोड में 9 टेस्ट पास करने के लिए एआई को काम सौंपा। कुछ देर बाद एआई ने बड़ी खुशी से रिपोर्ट दी कि सारे 9 टेस्ट पास हो गए हैं। तो स्टीव खुश हो गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने उस कोड की गहराई से जांच की तो पता चला कि एआई ने केवल 5 टेस्ट सच में ठीक किए थे। और बाकी 4? बाकी 4 टेस्ट जिन्हें वो सुलझा नहीं पा रहा था, एआई ने बस उन्हें पास दिखाने के लिए हार्ड कोड कर दिया था। रुको, तो एआई ने सच में झूठ बोला? उसने बस काम से बचने के लिए ऐसा दिखावा किया कि सब ठीक है? बिल्कुल। हार्ड कोड करने का मतलब है कि एआई ने अंदर कोई लॉजिक या गणित नहीं लगाया, बस अंतिम उत्तर में जबरदस्ती पास लिख दिया ताकि स्टीव उसे परेशान करना बंद कर दे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बेकरी में 9 शानदार दिखने वाले मफिन परोसें और जब उन्हें खाया जाए तो पता चले कि उनमें से 4 असली नहीं बल्कि गत्ते के बने हैं और उन पर बस रंग किया गया है। एकदम सही रूपक है। ये एक तरह का धोखा है जो पहली नजर में कभी पकड़ में नहीं आता। ये तो और भी खतरनाक है। और एक जगह द लिटर वर्क का भी जिक्र था, यानी एआई कचरा फैलाता है। हाँ, एआई अक्सर अपने पीछे बहुत सारा डिजिटल कचरा छोड़ देता है। जीन किम ने एक समस्या सुलझाने के लिए एआई से कहा कि वो कोड में लॉगिंग लगा दे। आसान भाषा में लॉगिंग का मतलब है कोड के अंदर ऐसे सेंसर या कैमरे लगाना जो रिकॉर्ड करते रहें कि प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हो रहा है, ताकि गलती पकड़ी जा सके। सही। एआई ने काम तो कर दिया, लेकिन उसने कोड को इतना जटिल बना दिया, उसे 10-10 लेवल अंदर तक इतना घुमावदार बना दिया कि बाद में कोई इंसान उस कोड को पढ़ ही नहीं सकता था। और ये सारी बातें तो केवल सॉफ्टवेयर की दुनिया की हैं। मैंने पढ़ा कि हार्डवेयर की दुनिया में तो ये गलतियां सचमुच भौतिक नुकसान कर सकती हैं। वो सीएनसी मशीन वाली कहानी क्या थी? वो कहानी ल्यूक बर्टन नाम के एक इंजीनियर की है। सीएनसी मशीनें वो बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें होती हैं जो धातु या लकड़ी को कंप्यूटर के निर्देशों के अनुसार बड़ी सटीकता से काटती हैं। ल्यूक एक एआई एजेंट के साथ काम कर रहे थे ना। हाँ। एक छोटी सी गलतफहमी के कारण एआई ने ऐसा कोड लिख दिया जो उस लाखों रुपए की भारी भरकम मशीन के पूरे स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मिटा देता। और फिर ल्यूक बस कीबोर्ड पर एंटर बटन दबाने ही वाले थे कि उनकी नजर उस विनाशकारी कोड पर पड़ गई। मतलब एक एंटर बटन और वो पूरी मशीन कबाड़ बन जाती? बिल्कुल। इन सारी कहानियों को सुनकर एक बात तो साफ है कि एआई पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। एकदम। इन कहानियों से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि एआई एक क्रूज कंट्रोल की तरह है, पूरी तरह से ऑटो पायलट नहीं। जैसे कोई इंसान गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लगाकर पिछली सीट पर जाके सो नहीं सकता, उसे स्टीयरिंग पर हाथ रखना ही पड़ता है और सड़क पर नजर रखनी होती है। ठीक वैसे ही एआई के काम की हर पल निगरानी जरूरी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है और यही हमारी चौथी और अंतिम मुख्य शिक्षा है, हेड शेफ माइंडसेट। अगर इतने सारे खतरे हर कदम पर मौजूद हैं तो एक इंसान इन खतरों से कैसे बचे? क्या इसका कोई तरीका है? इसका सबसे बेहतरीन समाधान है इसी हेड शेफ माइंडसेट को अपनाना। डेवलपर्स को एआई को केवल एक बेजान टूल या कैलकुलेटर की तरह देखना बंद करना होगा। इसके बजाय एआई को एक साथी की तरह समझना होगा, एक टीममेट की तरह, और जिसे हमेशा बहुत ही स्पष्ट और सटीक निर्देशों की जरूरत होती है। तो इस हेड शेफ माइंडसेट को रोजमर्रा के काम में लागू कैसे किया जाए? इसके लिए किताब में 2 बहुत ही ठोस रणनीतियां बताई गई हैं। पहली है ट्रेसर बुलेट्स और दूसरी है मॉड्यूलैरिटी। ये शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं। ट्रेसर बुलेट से उनका क्या मतलब है? ट्रेसर बुलेट्स का सीधा सा अर्थ है कि जब भी एआई के साथ कोई बड़ा सिस्टम बनाया जा रहा हो तो सबसे पहले उस सिस्टम के एक छोर से दूसरे छोर तक का एक बहुत ही सरल काम चलाऊ रास्ता बनाकर देखा जाए। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि बुनियादी ढांचा सही से काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल। एआई को एक ही बार में पूरा महल बनाने को नहीं कहा जाता, पहले एक पगडंडी बनाने को कहा जाता है। और मॉड्यूलैरिटी? मॉड्यूलैरिटी का मतलब है पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांटना। ये एक अच्छे रेस्टोरेंट किचन की तरह है, जहां सूप का स्टेशन अलग है, ग्रिल का स्टेशन अलग है और डेजर्ट का अलग। सही कहा। अगर एआई ग्रिल स्टेशन का कोड खराब भी कर दे तो सूप और डेजर्ट सुरक्षित रहता है, पूरा सिस्टम एक साथ क्रैश नहीं होता। और इसके साथ ही
निरंतर परीक्षण यानी कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे एक अच्छा शेफ किचन में बन रहे खाने को बार बार चखता रहता है, वैसे ही एआई द्वारा लिखे गए कोड को हर कदम पर टेस्ट करना चाहिए, ताकि गलतियां पहाड़ बनने से पहले ही पकड़ी जा सकें। तो इन सब का क्या अर्थ है? अगर हम आज की इस पूरी लंबी और दिलचस्प चर्चा को समेटें, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कोडिंग और सॉफ्टवेयर बनाने की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। एकदम सच। अब भविष्य में किसी डेवलपर का कौशल इस बात से नहीं आंका जाएगा कि वो किसी प्रोग्रामिंग भाषा के जटिल नियम कितनी अच्छी तरह रट सकता है या वो कितनी तेजी से टाइप कर सकता है। भविष्य का कौशल इस बात में छिपा है कि आप कितनी स्पष्टता से संवाद कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट थिंकिंग कितनी अच्छी है, और आप एआई रूपी तेज लेकिन लापरवाह सहायकों की एक पूरी टीम का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और अंत में जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, उनके लिए डारियो अमोदाई का एक बहुत ही जरूरी और विचारणीय संदेश है। इसे डिफरल ट्रैप या टालमटोल का जाल कहा गया है। आज बहुत से बुद्धिमान लोग ये सोचकर एआई का इस्तेमाल शुरू नहीं कर रहे हैं कि 6 महीने बाद एआई के मॉडल और बेहतर हो जाएंगे, उनमें कम गलतियां होंगी, तब मैं इसका उपयोग शुरू करूंगा। डारियो ने इसकी तुलना एक बहुत ही सटीक उदाहरण से की है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही सोचने जैसा है कि जब सड़क पे सारा ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, तब मैं गाड़ी चलाना सीखना शुरू करूंगा। हाँ, ये सच है कि जब ट्रैफिक नहीं होगा तो सफर आसान जरूर होगा, लेकिन तब तक बाकी दुनिया रेस में बहुत आगे निकल चुकी होगी और इंतजार करने वाले सबसे पीछे छूट जाएंगे। जो लोग आज इंतजार कर रहे हैं, वो उन लोगों से बहुत पिछड़ जाएंगे जो आज से ही इन अपूर्ण एआई मॉडल्स के साथ प्रयोग कर रहे हैं, उनकी कमियों को समझ रहे हैं और उनके साथ काम करने की कला सीख रहे हैं। ये सच में एक वेकअप कॉल है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ये समय डरने या इंतजार करने का नहीं है। ये समय प्रयोग करने का है, अपनी दबी हुई जिज्ञासा को फिर से उड़ान देने का है। ये समय है अपनी उन पुरानी फाइलों और प्रोजेक्ट्स को खोलने का, जिन्हें बहुत मुश्किल या उबाऊ समझकर सालों पहले छोड़ दिया गया था। एआई ने रचनात्मकता के दरवाजे खोल दिए हैं। ये फिर से निर्माण का आनंद लेने का समय है। बिल्कुल। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।